जिंदगी सोच बने साज ना होने पाए, दिल तो टूटे मगर आवाज ना होने पाए। खुद को करना है जुनू के जो हवाले तो ये सुन, खुद को करना है जुनू के जो हवाले तो ये सुन, अक्ल हरगिज खलल अंदाज ना होने पाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम सीखेंगे ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग, कक्षकों का संकरण और डिफरेंट टाइप के संकरण को आज हम इस सेशन में, इस लेक्चर में सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग सेशन में आगे बढ़े। इससे पहले अगर हम प्रीवियस सेशन की बात करें तो हम आपको कहे थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप मेथेन का स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा कीजिए। आपने ड्रा किया होगा, लेकिन फिर भी अपने सेशन को हम आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के लिए हम अपने सेशन की शुरुआत इसी से करते हैं कि हम मेथेन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। मेरे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो हमारा मेथेन है उसमें आपका जो कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इससे पहले हम बात को आगे बढ़ाएं तो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मुझे समझना हो। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। कार्बन की बात करें तो कार्बन की बात करें एटॉमिक नंबर 6 आपका मिलेगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। इस तरह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल पर डिपेंड होती है। आउटर मोस्ट सेल में अगर हम देखें तो इसके 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2p ऑर्बिटल की बात करें तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के एक s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हम आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक आपको बताए थे कि जो सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल है वो किसी सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 1s ऑर्बिटल है, इसका s ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड है, तो ये किसी सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर हम मेरे दोस्त कार्बन को ध्यान में रखें तो कार्बन के पास तो सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल तो केवल 2 ही हैं, यानी कार्बन नॉर्मल सिचुएशन में 2 हाइड्रोजन को जोड़ने की कैपेसिटी रखता है। बट अगर हम फार्मूले की बात करें, और हम बहुत अच्छे से पढ़ते आए, इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 में पहुंच जाए, यानी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके यहां पहुंच जाए। ऐसा जब हम करते हैं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका चेंज होकर के हो जाएगा 1s2, 2s1 एंड 2p3। अगर ऐसा देखते हैं तो 2s1 और 2p3 को अगर आप डिटेल में देखें तो यस में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और 2p की बात करें तो 2p में भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों आपके सिंगली फिल्ड। अब इस अवस्था में यानी 1 इलेक्ट्रॉन जब इधर चला गया तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट, जिसे आप क्या बोलते हैं? उत्तेजित अवस्था। मेरे दोस्त, आप इसे बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। जो आपने पहले लिखा था ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट का मतलब मूल अवस्था है, यानी मूल अवस्था का मतलब जैसा आप बॉय के अकॉर्डिंग आपने लिखा। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तो इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बना लेगा। ये आपका हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, इसके पास एक स्पिन अपोजिट करना है क्योंकि बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाने के लिए सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल, हाँ, स्पिन को अपोजिट करो क्योंकि पहले वाले को आपने उस तरह से बनाया तो इसको आप इस तरह से कर दीजिए। थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से देखें। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन का 1s1 है। वैसे 4 हाइड्रोजन एटम होंगे, चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी स्पिन पहले वाले से थोड़ा अपोजिट करना ताकि तभी बॉन्डिंग होगी, और इस तरह से आपके 1s1 ऑर्बिटल 1s1 ऑर्बिटल 1s1 ऑर्बिटल किसके? जो 4 हाइड्रोजन एटम है, और 4 हाइड्रोजन के 4 s1 ऑर्बिटल
कार्बन के अलग अलग ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। यहां पर आप देखिए, ये ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग होगी। इस तरह से एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ चुके होंगे। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? अगर हम इतनी बात समझ पा रहे हैं तो हमको एक चीज और भी दिखती है कि जो कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इनके साथ किस तरह की ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर हम इन तीनों की बात करें तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और कार्बन का 2p ऑर्बिटल है, यानी 3 बांड आपके बनेंगे इस तरह से। और जो एक ऑर्बिटल ये वाला जो है, ये बांड जो आप बना रहे हो, ये कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। इसका मतलब कार्बन जो 4 बांड बनाता है, वो चारों बांड में से 3 बांड तो एक जैसे हैं और एक बांड थोड़ा सा अलग अलग है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसको एक बार देखिए और फिर समझिए। और अगर आप इतनी बात समझ गए तो मेरे दोस्तों, ये जो हम कार्बन के साथ जो वैलेंस बांड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो स्ट्रक्चर जब हमने ड्रा किया, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसमें हमने देख लिया है 3 बांड सेम है, और जो 3 बांड सेम है वो किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से है? ये कार्बन का 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, यानी ये sp ओवरलैपिंग दिखा रही हूं। ये क्या दिखा रहे हैं? sp ओवरलैपिंग। ये क्या है? sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ये क्या है? s और p की ओवरलैपिंग से। बट यहां पर s और s की ओवरलैपिंग से। यानी इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वीवीटी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH4 में जो 4 बांड हैं, उन 4 बांड में से 3 बांड एक 3 सिग्मा बांड एक जैसे और एक सिग्मा बांड एक जैसे हैं। ये मैं वीवीटी के अकॉर्डिंग, मैं केवल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से अगर मैं समझूं तो इस तरह से बाइंडिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू वीवीटी। बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसे चेक किया तो मुझे पता चला कि कार्बन के चारों बांड, जो 4 सिग्मा बांड हैं, ये एक जैसे ही हैं, ये इक्वल हैं, ये एक दूसरे की इक्विवेलेंट है, एक ही जैसे हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन में अभी हम देख क्या है भैया, 2s1 और 2p3 ऐसा करके 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के 1s 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 4 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। अगर हम ऐसे केवल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तो इसको डिफरेंट होना चाहिए, यानी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से इसको तो डिफरेंट होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ये सारे बॉन्ड सेम हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई। क्या अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं वो गलत है, या जो एक्सपेरिमेंट मुझे बता रहा है वो गलत है? मेरे दोस्त, एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट है, इसको तो हमने करके देखा है। और ये थ्योरी भी भाई बहुत अच्छे से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रही है, तो इसको हम कैसे नेग्लेक्ट मार दें? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग वाली आइडिया को कैसे हम नेग्लेक्ट मार दें? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। दया, कुछ तो गड़बड़ है। यानी यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी हमको और सीखनी है। ये दया गड़बड़ क्या है? ये जो गड़बड़ है, इसका मतलब कार्बन कुछ गड़बड़ कर रहा है। कार्बन कुछ गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ क्या कर रहा है? ये जो कार्बन के पास जो 4 ऑर्बिटल थे, उसमें से एक ऑर्बिटल 2s का था और 3 ऑर्बिटल जो 2p के थे, 2px कह लो, 2py कह लो, 2pz कह लो, ये जो ऑर्बिटल हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बांड बनाए। बांड बनाने से पहले ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, और जब ये मिक्स हो जाते हैं तब ये मिक्स होकर के 4 नए ऑर्बिटल बना लेते हैं। और जब मिक्स होकर के 4 नए ऑर्बिटल और एक जैसे नए ऑर्बिटल बना ले, अब इनके साथ आप 4 हाइड्रोजन के यस ऑर्बिटल के साथ आप ओवरलैपिंग कराओ भैया, चारों बांड एक जैसे होंगे।
इसका मतलब ये कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले अपने ऑर्बिटल की क्या करता है, मिक्सिंग। और ये जो इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, ये इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये जो कक्षकों के मिश्रण की जो हम बात कर रहे हैं, कक्षकों के मिक्सिंग की जो बात कर रहे हैं, इसी को हम एक नया नाम देते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, संकरण, जिसे आप कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या मेरे दोस्त इतना डिस्कशन समझ में आया? क्या हम CH4 का एग्जाम्पल ले करके, क्या हम आपके मन में VVT के प्रति असंतोष व्यक्त कराते हुए, क्या हम नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप कर पाए? क्या मुझे ऐसी प्रॉब्लम आने लगी, क्या हमको एक ऐसी नीड आने लगी, कोई ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट आए जो हमारे बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करे? जैसा कि मैं CH4 के केस में केवल ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग को समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग फेस कर रहा था, क्या मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं? इसके लिए कोई नया टॉपिक आए, नया कॉन्सेप्ट आए, तो मेरे दोस्त उस नए कॉन्सेप्ट का आगाज हो चुका है, और वो नया कॉन्सेप्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बिफोर बॉन्डिंग। वाओ, इस तरह से हम लोगों की धमाकेदार एंट्री हाइब्रिडाइजेशन में हो चुकी है। यानी क्या आप इस बात को समझ पाए, व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। केवल CH4 का केस ही नहीं है, ये साथ ही साथ मॉलिक्यूल के शेप के बारे में भी VVT बहुत अच्छे से नहीं बता पा रही थी, ज्योमेट्री के बारे में भी VVT बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और VVT के उसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, या उस ड्रॉबैक को हम ओवरकम करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। मेरे दोस्तों, अब हम समझ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या पड़ी, और साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंस को भी शायद समझ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन की, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का शेप भी बताएगा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी बताएगी, और उसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं उनके बीच का एंगल भी बताएगा, साथ ही बहुत सारी चीजें ये बताने वाला है। इसलिए हमको धैर्य के साथ पेन और पेपर लेकर के पूरे इत्मीनान के साथ आप बैठ जाइए, और हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़े। सेशन आज लंबा हो सकता है, इसलिए आप तनिक भी परेशान ना हो, क्योंकि इसमें मजा बहुत आने वाला है। बीच में छोड़ देंगे तो मजा कम हो जाएगा, इसलिए हम पूरे सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं आपका कैसा साथ मिलता है। चलिए, हम लोग इतना समझ चुके, ये रहा हाइब्रिडाइजेशन। BCl2 के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, लीनियर कैसे है, BF3 प्लानर कैसे है, CH4 टेट्राहेड्रल कैसे है, साथ ही साथ और भी तमाम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके शेप को VVT से हम तय नहीं समझ सकते थे, इसलिए हमको नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन से आगे बढ़े तो मेरे को एक बेसिक आइडिया ऑर्बिटल के बारे में पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ ऑर्बिटल के शेप को लेकर के भी आप क्लियर हो, स्पेशली S P और D ऑर्बिटल को लेकर, स्पेशली आप इनके शेप को जाने, स्फेरिकल, डंबल और डबल डंबल शेप। फिर भी हम यहाँ पर एक फिगर हम आपके लिए छोड़ दिए हैं कि जो ऑर्बिटल की शेप को लेकर के आपको बता रहा है ऑर्बिटल की शेप कैसी है। यस में एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हमने एक ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन एक हमने स्लाइड में आपको दिखा दिया है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। किसने दिया? लाइनस पॉलिंग ने। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। आप इसको देखिए, पढ़िए और समझिए, और यहाँ पर हम वन बाय वन बात करते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्बिटल की मिक्सिंग करते हैं, और साथ ही साथ एटम के जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। पुराने ऑर्बिटल जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। जो नए वाले ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, उनकी एनर्जी इक्वल होगी, शेप आइडेंटिकल होगा, और उन नए ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, संकर कक्षक कहते हैं। क्लियर हुई बात?
जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक इस तरह की बातें कहते हैं। याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स का होता है, इसका कतई मतलब नहीं होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। कैसे भी हो, ऑर्बिटल मिक्स हो। अगर हम इतनी बात समझ गए मेरे दोस्त, तो एक बात और आपको समझना होगा कि जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, शेप सेम, एनर्जी सेम और शेप सेम। और यहीं पर एक बात आप समझिए, अगर एनर्जी सबकी सेम है यानी सबके बीच में इक्वल रिपल्सन और अट्रैक्शन लगेगा, और इक्वल रिपल्सन का मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे से हर संभव अधिकतम दूरी पर रखने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहेंगे, एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकता है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के बीच में दूरी ज्यादा हो, एक दूसरे के बीच में दूरी ज्यादा हो, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका मतलब रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम। और अगर रिपल्सन मिनिमम होगा तो मेरे दोस्त आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और ये सिचुएशन स्टेबिलिटी को इन्हांस करती है, ये सिस्टम स्टेबलाइजेशन की ओर आगे बढ़ता है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्टेंस ताकि मिनिमम रिपल्सन हो, इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी की ओर हम आगे बढ़ें। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जब भी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होते हैं तो एक्चुअली इनके एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाइब्रिडेशन में क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का पुनर्वितरण होता है, और इस तरह से जो नए ऑर्बिटल बनते हैं, जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनकी एनर्जी जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान से रखें। क्या बोला, जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल एटम के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो नए वाले ऑर्बिटल बनेंगे जिन्हें आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ज्यादा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद नए वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, यानी हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। बहुत अच्छे से आप समझ गए। अगर इतनी बात समझ गए तो मेरे कुछ प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए। क्या आप इसको समझ सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, आप मुझे आंसर करके बताइएगा कमेंट में। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है भैया, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री भी बताता है, बॉन्ड एंगल भी बताता है, सब कुछ बताता है। इट मींस करेक्ट ऑप्शन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वाओ, इतना तो हम समझ गए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हम जानते हैं यस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, और स्पेशली आपको इन्हीं तीनों ऑर्बिटल को ध्यान में रखते हुए आपको हाइब्रिडाइजेशन पर फोकस करना है। तो आपको ज्यादा वैसे नहीं सोचना है, आपका सारा फोकस किस बात पर होगा, इन्हीं तीनों ऑर्बिटल पर होगा। और अगर हम इन्हीं तीनों ऑर्बिटल की बात करते हैं तो आप यहां पर ये समझ लीजिए कि 3 ऑर्बिटल हैं। क्या क्या हो सकता है, एक यस ऑर्बिटल हो और 3 पी के ऑर्बिटल हो, एक यस हो 2 पी ऑर्बिटल हो, एक यस हो 1 पी ऑर्बिटल हो, एक यस हो 3 पी के साथ में एक डी ऑर्बिटल हो, एक यस हो 3 पी 2 डी यानी D2, एक यस 3 पी 3 डी। तो इस तरह से कितने ऑर्बिटल किस तरह से अरेंज होते हैं उस तरह की बात हम लोग करेंगे। अगर एक यस एक पी तो यस पी, फिर यस पी टू, फिर आगे चलेंगे तो यस पी थ्री, फिर यहाँ पर यस पी थ्री डी, फिर यहाँ पर यस पी थ्री डी टू, फिर यहाँ पर एक यस 3 पी
तो sp3 और d3, इस तरह से आप 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, वो आप आगे की स्लाइड में बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। क्या इतनी बात हम समझ गए? और अगर हम इतनी बात समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इतना समझ चुके हैं, ये किसका होता है? सेंट्रल एटम का होता है। क्या होता है? सेंट्रल एटम का होता है। यानी जब भी मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कौन सा सेंट्रल एटम है, और उस सेंट्रल एटम से कौन सा एटम जुड़ने के लिए आ रहा है, यानी उसके साथ जो सराउंडेड एटम है वो कौन है, साथ ही साथ उस सराउंडेड एटम के संख्या कितनी है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हुए आगे हम हाइब्रिडाइजेशन को भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना देर किए हुए हम अपने हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, दैट इज योर sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसका मतलब भैया एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s और एक p ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स होंगे तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे? दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कोशिश करेंगे कि वो हर संभव अधिकतम दूरी पर हों, और जब सेंट्रल एटम के हर संभव अधिकतम दूरी पर रखेंगे तो वो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी, एक ऑर्बिटल इस साइड में होगा, एक ऑर्बिटल इस साइड में होगा। समझ पा रहे हैं? अगर हम इतनी बात यहां तक देखें तो यहां पर ये दोनों, ये तो s ऑर्बिटल हुआ, ये p ऑर्बिटल हुआ, जब मिक्स हुए तो दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एक sp ऑर्बिटल आपका ये हुआ, एक sp ऑर्बिटल आपका ये हुआ, और दोनों के बीच 180 का एंगल है, और जो ये शेप बना रहे हैं, जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ करके जो आकृति बनाए हैं, ये ज्योमेट्री क्या है? लीनियर ज्योमेट्री है। यही इनका शेप आगे डिसाइड करेगा। मेरे दोस्त, अगर हम यहां तक की यात्रा कर ली तो मैं 2-3 फैक्ट्स मैं आपको पढ़ा देता हूं, और आप इसे देख लीजिए और पढ़ लीजिए। शेप क्या मिला? लीनियर, बॉन्ड एंगल 120, कितने ऑर्बिटल बने? दो, दो sp, यानी जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें एक s है और एक p है, यानी दोनों बराबर बराबर हैं। बराबर बराबर होने का मतलब s और p के शेयर बराबर है, यानी 50% यस है और 50% p है। तो यहाँ पर यस करेक्टर 50% और p करेक्टर भी 50%। इसको अगर हम ऑर्बिटल के डायग्राम को देखें तो इसको आप देखिए और आप समझिए किस तरह से ये आपका यस ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइजेशन होकर के बना रहा है। आपको बोले थे जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये न्यू ऑर्बिटल्स हैं, और ये एक दूसरे से हर में संभव अधिकतम दूरी पर रहेंगे, और ऐसे में इन्होंने लीनियर ज्योमेट्री ऑक्युपाई की है, एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल बनाते हुए इस तरह से अरेंज हुए हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल लेकर के समझता हूं तो मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले एग्जांपल में लेता हूं BeCl2। अगर हम BeCl2 की बात करें, बेरिलियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु क्या है? केंद्रीय परमाणु आपका बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आप देखिए 1s2 2s2। अगर हम 1s2 और 2s2 की बात करें तो 2s2 यानी 2s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 0। अगर हम क्लोरीन की को भी देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, लास्ट में मुझको मिलता है 3s2 3p5। अगर मैं इसका डिटेल में बनाऊं तो 3s में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें आपको 5 ऑर्बिटल फिल करने हैं। हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 by 1 भरिएगा, फिर इनकी पेयरिंग करिएगा, सिचुएशन आपको मिलेगा कुछ ऐसा। यानी अगर हम क्लोरीन बॉन्ड बनाने के लिए आए तो क्लोरीन का ये 3p ऑर्बिटल है, और 3p ऑर्बिटल वो है जो सिंगली फिल्ड है, यानी क्लोरीन का सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है। किसके साथ? बेरिलियम के साथ। यानी बेरिलियम के पास जो ऑर्बिटल हो वो भी सिंगली फिल्ड होना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो ऑर्बिटल मिल रहा है वो तो फुल्ली फिल्ड है। क्या इस सिचुएशन में क्लोरीन इससे बॉन्ड बनाएगा? नहीं।
इसके ऑर्बिटल को सिंगल होना पड़ेगा। ये ऑर्बिटल क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम यहां से प्रमोट करा के यहां पर पहुंचा दे, और ऐसी सिचुएशन में जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये मिलेगा। और ऐसे में ये क्या हुआ, जो पहले आपने बनाया था, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मूल अवस्था है ये। और ये जब आपने एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करा दिया तो ये उसका एक्साइटेड स्टेट है। अब आप समझ लीजिएगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है। हम लोग शॉर्टकट ईएस और जीएस लिख करके चल जाएंगे, आप समझ लीजिएगा। एक्साइटेड में क्या हुआ, 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके यहां आ गया, तो अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2px1 इस तरह से आपको मिल गया। अब देखिए बेरिलियम का जो एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने से पहले ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। कौन कौन हुआ, एक एस और एक पी, और इस तरह की इंटरमिक्सिंग को आप क्या बोलते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या मेरे दोस्त, क्या हम ऑर्बिटल के अप्रोच से इस बात को समझ पाए? और अगर इस तरह से हमने समझ लिया तो मेरे दोस्तों अगला आप देख लीजिए, बेरिलियम आपका केंद्रीय परमाणु है, इस पर हुआ है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आकर के बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से हमने बॉन्ड बनाया। और ये आपका Cl है, ये आपका Cl है, ये आपका बेरिलियम का परमाणु है। आपने बहुत अच्छे से फिगर देखिए, और आप समझ गए बेरिलियम क्लोराइड किस तरह से अपना बॉन्ड बना रहा है। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या हम इस तरह से देख रहे हैं, बी Cl इधर और Cl इधर, क्या ये रेखीय संरचना है? क्या तीनों परमाणु एक लाइन में है? क्या ये लीनियर शेप है? जी हाँ, ये बिल्कुल लीनियर शेप है। इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आपकी कमेंट होगी, आपकी बात होगी, तो हम 1 बाय 1 भी डिस्कशन कर देंगे, सारे एग्जाम्पल पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के सेशन को आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपकी डिमांड पर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। चलिए अब हम बिना देर के हुए कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप इनका आंसर भी दे देंगे। अगले हाइब्रिडाइजेशन की ओर अगर हम पहुंचे हैं, दैट इज योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे भाई, एक s 2 p। और जो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे उन तीनों को क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, कितने, 3। अब ये 3 इस तरह से अरेंज होंगे ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, अर्थात ये एक दूसरे से अधिकतम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेंगे। ये सिचुएशन मिलेगा आपका। ये एक ऑर्बिटल आपका इस डायरेक्शन में बन जाएगा, एक ऑर्बिटल आपका इस डायरेक्शन में बन जाएगा, एक ऑर्बिटल आपका इस डायरेक्शन में बन जाएगा। इस तरह से ये जो शेप आपको मिला है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल। चूंकि एक ही तल में है, इसीलिए आपने क्या कहा, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी त्रिकोणीय समतलीय। क्या इस शेप को आप समझ पा रहे हैं? देखिए आपका 3 डायमेंशनली कैसे हम इसको घुमा फिरा के आपको दिखा रहे हैं, ताकि इस शेप को आप अच्छे से समझ लें किस तरह से आपका त्रिकोणीय समतलीय शेप होगा जो आप इसे बनाएंगे। ये आपका केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय पर इसके चारों तरफ ये तीनों ऑर्बिटल है जो आपको वाई लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, और अगर आपको मालूम है एक सर्किल में 360 का एंगल बनता है, और उसको अगर बराबर इक्वल भाग में 3 में बांट दीजिए, तो ये आपका बनाएगा 120 एंगल के 3 बनेंगे। और इस तरह से आप समझ लीजिए ट्राइगोनल और बाई, तो सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर या त्रिकोणीय समतलीय या ट्राइएंगुलर प्लेनर। क्या आप इस संरचना को देखकर आप समझ गए? अगर समझ गए तो हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं, किस तरह से इसका एंगल आप बनाएंगे, किस तरह से इसके बीच की सारी चीजों को आप समझेंगे, शेप आप समझ लीजिए, और ये सारी चीजें आप समझ लेते हैं। मेरे दोस्तों, आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा है। हालांकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और 2 डायमेंशनल में ये वाई लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप समझ गए? अगर समझ गए तो हम एक एग्जाम्पल की भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है, वो हमारा एग्जाम्पल है भैया, कौन सा, BF3। आप देख लीजिए भैया, फ्लोरीन पर एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5
आउटर मोस्ट पर ही सारा फोकस करें। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल आएगा जो सिंगली फिल्ड है। इसका मतलब अगर p ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड है तो ये भी सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो हम सेंट्रल एटम की बात करें b, तो b के एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अगर आप ऐसा देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो बोरान के नॉर्मली जैसा आपने बनाया वहां तो सिंगल एक ही ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगली फील्ड ऑर्बिटल है। यानी इस सिचुएशन में तो बोरान केवल एक ही फ्लोरीन को जोड़ सकता अपने साथ, बट फार्मूले में मुझे 3 जोड़ना है। इट मीन्स मुझे वही वाला काम करना है। ये कौन सा स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। क्या करें, इसका एक्साइटेशन करवा दीजिए। क्या करें, 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करा के 2p में पहुंचा दीजिए। तो अगला स्थिति जो आपको मिलेगी उत्तेजित अवस्था में 1s2 तो आपका वही रहेगा। 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 2p में चला जाएगा, यानी 2s और 2p2 हो जाएगा। 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जैसे आप देखोगे आपको 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल चुके होंगे, और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा मतलब हुआ कि अब ये 3 फ्लोरीन को जोड़ सकता है, और फ्लोरीन को जोड़ने से पहले ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, और मिक्स होने का मतलब sp2 संकरण, और sp2 संकरण वही आपका त्रिकोणीय समतलीय संरचना। और आप बहुत अच्छे से आगे के स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं। और समझते हुए ये रहा आपका बोरान, और ये रहे इसके 3 फ्लोरीन किस तरह से जुड़े हैं आप समझ लीजिए। सॉरी, बोरान का कौन सा ऑर्बिटल है, sp2। फ्लोरीन जो आ रहा है इसका कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। इस तरह से आप ओवरलैपिंग करके अपना बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से bf3 का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया हो। अगर यहां तक की बात हमको समझ में आ गई तो आप इसे देखिए, और फिर बहुत सारे अन्य भी एग्जाम्पल हैं जिनको देख करके आप आगे बढ़िएगा, समझिएगा। हम लोग इन पर आगे डिस्कस करेंगे 1 by 1, बट यहाँ पर हम इस सेशन में एक एक एग्जाम्पल के साथ हम सारे हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। फिर तो हम हर एक मॉलिक्यूल से डील करेंगे। आप इतना सीख चुके होंगे इस लेक्चर के बाद में, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए हाइब्रिडाइजेशन बता लेंगे, शेप बता देंगे, ज्योमेट्री बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप कुछ एग्जाम्पल है आप सोच लीजिए भैया। sp2 यानी एक यस है, 2p है, इसका मतलब 33% यस, और 66 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आपको मिलेगा ये। तो इस तरह से आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए भैया। कौन सा ऑर्बिटल bf3 में अभी आपको बताई दी, f का p है और इसका आपका sp2 है, तो sp2p। अगला आप देख लीजिए। हाँ, इसको लेकर के आप समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछेगा, हम आपको बताएंगे। मॉर्निंग बताइएगा। अगला कॉन्सेप्ट आ गया है आपका sp। कौन सा अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल हमारा है sp3 संकरण। और अगर हम sp3 संकरण की बात करें तो sp3 संकरण में हम आगे की ओर बढ़े तो क्लियर सी बात है, यहां पर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। इसका मतलब 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। 4 नए ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम होगा। और ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये चारों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करेंगे। अधिकतम दूरी का मतलब आप अगर ऐसे चारों को लगा दीजिए तो ये 90 डिग्री पर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको कुछ ऐसे अरेंज करिए, इनके बीच का एंगल बनाइए 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे ही शेप में एक ऐसे नीचे की ओर लेकर चले जाइए। क्या ले जाइए, ये जो डॉटेड लाइन से दिखा समझो नीचे की ओर, और एक ऐसे आप ले आइए ऊपर की ओर। यानी ये जो दो हैं वो समझ लीजिए, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये वाला बांड स्क्रीन से ऊपर की ओर है, और ये स्क्रीन से नीचे की ओर है, और ये प्लेन में है। इस तरह का जो शेप आपको मिलता है इसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हम कह रहे हैं, ये शेप कुछ इस तरह से बनता है। इसको अगर आप जोड़ दीजिए तो इस तरह से बनेगा। इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। हिंदी बोलना हो तो समचतुष्फलकीय, या सिंपली आप चतुष्फलकीय ही बोल दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें एंगल आपको कितना मिला, सब में 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना मिला, इसमें कोण कितने का मिल रहा है,
जोर से बोलो भाई, 109 डिग्री 28 मिनट। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। एक बार अगर हम देखना चाहें तो ये टेट्राहेड्रल शेप किस तरह से दिखता है, इतना आप समझिए। एक आप ऐसे प्लेन में खींचो, एक ये भी प्लेन में खींचो, एक ऐसे यानी स्क्रीन के नीचे की तरफ लेकर चले जाओ, और एक स्क्रीन के ऊपर की तरफ लेकर के चले आओ। इस तरह से आपका ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल शेप। दो बांड अगर प्लेन में रखोगे तो एक प्लेन के नीचे एक प्लेन के ऊपर इस तरह का शेप मिलेगा, और ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है, ये स्ट्रक्चर आपका है टेट्राहेड्रल। क्योंकि इसको आप बनाना जब तक नहीं जान पाएंगे, इसके 3D मॉडल आप घर पर बनाइए अपने आप देख देख करके, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर इसको हम समझ गए तो इस शेप को भी आप देख लीजिए, और देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से ये शेप है, क्या है, कैसे है। अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ पर आप समझ जाएंगे। यस, हम लोग बात कर रहे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, और वहां से हम लोग देखते हुए उसके शेप को हमने समझ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं उसके 3 डायमेंशनल फिगर, किस तरह से इसके जो 4 ऑर्बिटल हैं ये कैसे कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज होकर के कैसे कैसे दिख रहा है। आपको समझ पा रहे हैं? ये आप देखिए, ये आपका 3 डायमेंशनल, ये आपका टेट्राहेड्रल है। क्या है ये? टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलक है। देख लीजिए इनको आप अच्छे से, किस तरह से ये एक दूसरे से अरेंज है, 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं। इसको आप देख लीजिए, अगर आप इन दोनों को आप ऐसे प्लेन में बना लीजिए तो एक प्लेन के नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है बिलो, और ये एबव, इस प्लेन के एबव साइड में आ रहा है। इस तरह से आप 3 डायमेंशनल फिगर को आप अच्छे से समझिए, और समझने के बाद फिर आप इसे बनाइएगा। क्योंकि जब तक आप इसे 3D में इमेजिन नहीं कर पाओगे, आप किसी मॉलिक्यूल का शेप देखने में आपको दिक्कत होगी। अगर हम इसी को देखें ध्यान से, तो ये जो आपका है, ये आपका टेट्राहेड्रल है, ये चतुष्फलक है, और इसके सेंटर पर होता है आपका मॉलिक्यूल। और उस सेंटर पर जो आपका मॉलिक्यूल है, यहां पर अगर आप आए तो जो बात करते हैं आप सेंट्रल एटम की, वो सेंट्रल एटम आपका यहां होगा, और उनसे इस तरह से जुड़े होंगे चारों परमाणु। इस टेट्राहेड्रल के जो कार्नर होते हैं उनसे चारों परमाणु जुड़े होते हैं, और सेंटर पर ये आपका जो परमाणु ये रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग किस तरह से केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ उनके सराउंडेड एटम कनेक्ट होते हैं किसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे ब्लैक कलर वाला ये सेंट्रल एटम है, और ये आपके सराउंडेड एटम, अगर आप इसे कार्बन कहें, ये आपके चारों हाइड्रोजन है। आप इनको आप अच्छे से ऐसे आप समझ लीजिए। अब आप देखें तो ये आपका एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 4 आपको नए वाले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। 3 डायमेंशनली देखें तो ये इस तरह से आपको दिखते हैं, और समझिए फिगर को आप रोक करके आप इनको देख सकते हैं, और इनको आप ड्रा कर सकते हैं, और फील कर सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। आप अपने हाथ में पेन लीजिए, और इस तरह से अलग अलग एंगल में जैसे ये है वैसे अरेंज करिए, और करके देखिए कि आप टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बना लेते हो। अगर आपने बना लिया तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये सबके साथ जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। मिनट का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जिस तरह से आप टाइम की बात करते हो, ठीक उसी तरह से एंगल को भी हम लोग मापते हैं। यहां तक की यात्रा हम लोग कराए, फिर हम आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप परसेंटेज करेक्टर आप बता दो भैया। यस p3 यानी एक यस है और 3p है, यानी आप समझ गए होंगे क्या 4 में 1 ये है, इसका मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 25% यस करेक्टर और 75% पी करेक्टर। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए और आप क्वेश्चन को बताते चलिए। CH4 कुछ बताने की जरूरत है। कार्बन के केस में आप देख लीजिए भैया, कार्बन का एटॉमिक नंबर अभी आपको वहां बताए ही थे 6। एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तो इसका एक यस, और इस तरह से ये वाली सिचुएशन आएगी। आप समझ ही गए होंगे हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, sp3। समझ गए? हाइड्रोजन जो होगा इसका s ऑर्बिटल होगा। अगर CH4 की बात करें, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी sp3 और हाइड्रोजन का 1s। कार्बन की बात करें तो कार्बन का sp3 और क्लोरीन का 3
pz ऑर्बिटल, इस तरह से हो जाएगा। तो दोनों में sp3 है, तो आप उन्हें हिसाब से आप बता ही दीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगला अब हम सीखने वाले हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को सीखें और सीखने के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे ले चलते हैं और आगे ले चल करके हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। नाम समझ गए होंगे, नाम ही स्पष्ट है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d का मतलब क्या है? एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, टोटल 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे। और जो 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे इनको आप क्या नाम देंगे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और इनके जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं ये इस तरह से अरेंज होंगे। तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे से समझिए, 3 ऑर्बिटल तो आपके नॉर्मली जिस तरह से आप ट्राइगोनल प्लेनर में आप कैसे बनाते थे sp2 में, 3 तो आप प्लेन में बना दीजिए, और एक ऐसे प्लेन के ऊपर और एक ऐसे प्लेन के नीचे, इस तरह से आपको मिलेगा। एक आपको ये बनेगा, ये बनेगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? 3 तो बिल्कुल आप ऐसे प्लेन में बनाओ, वाई लाइक स्ट्रक्चर, और एक है परपेंडिकुलर, यानी ये समझो कि प्लेन के ऊपर है और ये समझो प्लेन के नीचे। ये जो शेप आपको मिलेगा ये आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें तो ऐसे जब आप कंप्लीट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? एक बेस मिलेगा, बेस ट्राइगोनल होगा, एक पिरामिड ऊपर की तरफ दिखेगा तो ऐसे ही एक पिरामिड नीचे की तरफ दिखेगा, तो आप इसे बोलेंगे ट्राइगोनल। बेस क्या है? ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, यानी 2 पिरामिड। तो 2 पिरामिड का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसे हम? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मेरे दोस्त आप समझ गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टी बी पी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। आप समझ गए होंगे शेप क्या है। अगर हम एंगल की बात करें तो ये जो आपके वाई लाइक स्ट्रक्चर है इसमें तो आपका 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। बट ये जो आपका एक्सियल वाला है इनका, इनके साथ में अगर हम देखेंगे तो ये एंगल आपको मिलेगी 90 की, और अगर एक्सियल एक्सियल का दोनों को आपस में देखें तो 90 90 180 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एंगल जो मिलेंगे वो एंगल 2 मिलेंगे, एक आपको 90 मिलेगा और एक आपका 120 मिलेगा। इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देख लिया है और समझ लिया है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, आप कैसे देख रहे हैं कि 3 आपके जो वाई लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं आपस में इंटरचेंज करते हुए। आप एंगल की बात करें तो आपको 90 मिलेगा, 120 मिलेगा, और जो दोनों एक्सियल वाले बांड है उनके बीच में एंगल अगर आप देखो तो क्या है? 120। आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगला जो मेरा एग्जाम्पल है आप इसको देखिए, कितने? एक यस और 3 पी और एक डी। याद रखना sp3d में जो डी ऑर्बिटल है, कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? ये आपका dz स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं डी में 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों के अपने अपने नाम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो इन्वॉल्व हो रहा है वो आपका कौन है? डी जेड स्क्वायर। कैसे आपने इस स्ट्रक्चर को बताया? आपने स्ट्रक्चर को देख लिया और आप अच्छे से समझ गए थे कि एक आप ऐसे वाई लाइक स्ट्रक्चर बनाइए, और वाई लाइक स्ट्रक्चर इनके इनके बीच में अगर एंगल आपसे पूछा जाए तो आपको पता है 120, और एक इसके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे बनाना है तो पेपर में तो हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको एज इट इज ऐसे बना देंगे, ऐसे से बना देंगे। समझ गए? इसके इसके बीच का एंगल पूछा जाए तो 90 डिग्री है, इसके बीच का एंगल देखा जाए तो 120 है, जैसा कि हम आपको भी प्रीवियस वाले स्लाइड में आपको बताया है। इसको आप रोकिए और रोकने के बाद में फिर आप इसको देखिएगा किस तरह से आपका शेप बन रहा है। आप एक ऐसे बड़ी सी डंडी खींचिए, एक ऐसे ऊपर की तरफ, एक ऐसे और एक ऐसे, ये आपका शेप बन गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोले? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विसमतलीय। कोई दिक्कत नहीं है,
sp3d संकरण। क्या यहां तक की यात्रा हम कर चुके? क्या हम किसी एग्जाम्पल को लें? जी बिल्कुल, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। PCl5, इसमें ये जो आपके जो ऊपर की वो बनते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल। और जो वाई लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ कर रखिएगा, क्योंकि इसको सीखने में मुझे काफी मदद मिलेगी। मुझे बहुत सारी चीजों को आगे चल करके सीखना है। PCl5, Cl को आप ही जान ही रहे हो क्योंकि बार बार कहने की क्या जरूरत है। Cl17, लास्ट में इसका आता है 3p5, और p का जो ऑर्बिटल है वो 3pz आपका सिंगली फील्ड ऑर्बिटल है, वही आकर ओवरलैप करेगा। यानी क्लोरीन को अगर जुड़ना है तो सिंगली फील्ड ऑर्बिटल ही चाहिए। बट अगर हम फास्फोरस की बात करें तो एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कि 3s2 3p3। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास केवल 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी नॉर्मली 3 Cl को जोड़ सकता है और 3 Cl को जोड़ करके ये PCl3 बना सकता है। बट मुझे क्या बनाना है? PCl5। समझ गए? आपको कितने चाहिए? 5 चाहिए। और 5 चाहिए का मतलब 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट करा के 3D में लेकर पहुंचा दो, क्योंकि आपको मालूम है 1 में तो केवल यस होता है, 2 में यस और पी दोनों होता है, 3 में यस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। तो आप जानते हैं 3s2 3p3 तो 3d 0 था, जिसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? आपने यहाँ देख लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 3dz स्क्वायर में गया है, 3dz स्क्वायर में। और यहाँ पहुंच करके ये इस तरह से 5 ऑर्बिटल हो गए, पांचों में सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं। क्या ये पांचों क्लोरीन एटम के pz ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग के लिए रेडी हैं? हाँ रेडी हैं। तो बॉन्डिंग से पहले ये अपने ऑर्बिटल को मिक्स कर लेगा, और इसी इंटरमिक्सिंग को आप क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ जाता है। तो आपको मालूम है एक यस 3p और एक डी, नाम हो जाएगा sp3d संकरण, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से आपने देखा किस तरह से ये बन रहा है और किस तरह से इसका शेप डिसाइड हो रहा है। PCl यानी 3 तो आपके ऐसे वाई लाइक वाले बन जाएंगे, Cl Cl Cl, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड। और जो दो आपके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे बनेंगे ये आपके एक्सियल बॉन्ड होंगे। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए और याद कर लीजिए अगर नहीं मालूम है तो, ये जो 3 इक्विटोरियल वाले बॉन्ड हैं इनकी जो बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जो एक्सियल वाले 2 बॉन्ड लेंथ है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी इसकी लंबाई ज्यादा होती है, ये लंबा होता है। यानी ये जो एक्सियल बॉन्ड है ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। रीजन एक है 122 बॉन्ड एंगल। बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप अगली स्लाइड को आराम से आप पढ़िए और समझिए। अगर हम इनको पढ़ते हैं समझते हैं तो हमको ये पता चल जाता है। और याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट यही है कि जो डी का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा है? ये आपका डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। मेरे दोस्त आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, इन सबको आप देख लीजिए और देख करके आप जान जाएंगे ये वाले दोनों बांड कौन से हैं? एक्सिस वाले हैं। ये वाले इक्विटोरियल वाले हैं, ये एक्सियल वाले हैं। रीजन क्या है इनका आप पढ़ करके आप समझ सकते हैं। एक्सियल वाले में रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, लंबाई हो जाती है, यानी ये बांड भी कमजोर हो जाएगा फिर। और यही रीजन है मेरे दोस्त। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो PCl5 है, इसमें ये दो जो लंबे वाले बांड हैं, ये वाले एक्सियल वाले बांड ये वीक हैं। लंबाई हो भाई, लंबा हो गया तो टूट जल्दी जाएगा, तो ये थोड़ा सा वीक बांड है। और वीक बांड होने की वजह से जब भी आप इसे गर्म करोगे, गर्म करने के बाद में 2 Cl निकल जाते हैं और आपका बन जाता है PCl3 एंड Cl2। ये भी अगर आप बाइंडिंग समझ लेते ना तो आगे मुझे रिएक्शन को भी समझने में बहुत फायदा होता है, क्योंकि इस बॉन्डिंग से ही तो मुझे पता चलता है कौन एटम किसके साथ कितनी मजबूती के साथ बांड बनाता है। अगर बांड की मजबूती पता चल गई तो बांड को तोड़ना मुझे आ जाएगा, और बांडों का जोड़ना तोड़ना ही तो केमिकल रिएक्शन है। केमिस्ट्री का मतलब ही तो है ये ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यही रिएक्शन का बेसिस है, यही रिएक्शन का फाउंडेशन है। अगर आप बॉन्डिंग समझ जाते हो तो आगे केमिकल रिएक्शन को लेकर के बहुत सारी चीजें आप अपने आप से समझ सकते हो। तो आप मेरे इन कुछ प्रश्नों का जवाब दे ही दीजिए।
कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि आप आंसर दे लेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि आप आंसर दे लेंगे। अगर आप इसका उत्तर दे रहे हैं तो ये भी आप समझ लीजिए भैया, कितने इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड हैं और कितने एक्सियल हैं, क्या मुझे बताना पड़ेगा? जी नहीं। आप यहाँ पर आइए और देख लीजिए कितने इक्वेटोरियल और कितने एक्सियल हैं। आगे चले हम, अगला क्वेश्चन आप मुझको बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में देख करके आप मुझे एंगल बता दीजिए भैया, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले के बीच में बॉन्ड एंगल कितना कितना है। समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो हमारी यात्रा अब अगले हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ती है, और वो अगला हाइब्रिडाइजेशन हमारा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 6। तो 6 हमारे बनेंगे नए ऑर्बिटल, और इस नए ऑर्बिटल को आप क्या नाम देंगे? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या आप समझ पा रहे हो? ये कौन से ऑर्बिटल है? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? 6। 6 अगर एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस में रहना चाहें तो इनके पास एक ऑप्शन है भैया, ये आपके क्रॉस बना ले, और एक ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो परपेंडिकुलर हम ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, तो आप इनको ऐसे ऐसे आप बना दीजिए। समझ जाइएगा, ये चारों एक प्लेन में हैं और एक आपका ऐसे ऊपर नीचे है, इस तरह से आप बना लोगे। इस संरचना को हम बोलेंगे, अगर ऊपर से बंद करेंगे तो 4 फेस होगा, नीचे से भी बंद करें 4 फेस होगा, टोटल फेस हो जाएंगे। इस संरचना को अगर आप बंद करें तो टोटल फेस आपको मिलेंगे 8, और 8 फेस होने की वजह से इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। हिंदी क्या होती है? अष्टफलकीय। समझ पाए? अगर सबके बीच का एंगल देखो, सबके सब एंगल 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, उसमें से जो आपका एग्जाम्पल है वो है SF6। क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा डिटेल में? आप अगर देख लीजिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे 3s2 3p4। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। इसके पास 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर थर्ड सेल की शुरुआत हो गई तो 3d भी होगा बट 0 होगा। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल होगा, उसके पास 5 ऑर्बिटल में से सबके सब खाली होंगे। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखे नॉर्मल स्टेट में? 2 ही, इसलिए यहाँ के दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी ये अगले एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, और इसका भी जंप करके यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से यस का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, पी का भी पहुंच जाएगा, और जो यस आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा मेरे दोस्त, तो 3s1 3p3 और 3d2, यानी यस में 1 पी में 3 सिंगली फील्ड है। और भैया फ्लोरीन जुड़ने आ रहा है, आपको पता है उसके आउटर मोड सेल में पी वाला आता है सिंगली फील्ड। 5 ऑर्बिटल आप देख लीजिएगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल 6 हो रहा है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और sp3d2 संकरण इस तरह से समझाएंगे और इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये मेरा शेप रहा sp3d2 संकरण के बाद जो आपका ऑक्टाहेड्रल बनता है। 2 तो आपके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे स्क्रीन के इस पार और उस पार, और 2 को आप प्लेन में रख दीजिए, या जिस तरह से ये बना हुआ है, आप एक ऊपर की तरफ, दोनों ऊपर दोनों नीचे, और एक आपका परपेंडिकुलर। इस तरह से आप देखोगे sp2 संकरण आपका मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में आपका SF6 है, अभी आपको समझाए हैं और आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आप इसको देखिएगा, और देखने के बाद में आप यहाँ से कैसे कैसे आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब ये एक्साइटेशन वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए, क्योंकि सल्फर के साथ 6f जोड़ना है। इसका मतलब सल्फर के पास 6 ऑर्बिटल चाहिए जो सिंगली फील्ड हो, और 6 ऑर्बिटल के लिए भैया एक बार यहाँ का इलेक्ट्रॉन प्रमोशन करा दीजिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक बार यहाँ का पहुंचा दीजिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पर आपके पास आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा ये आपका मिल जाएगा भैया। ये आपका क्या है? 3s1 3p3 और 3d2, और इस तरह से 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, और इसी मिक्सिंग का नाम देते हैं आप sp3d2 संकरण। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। सल्फर के पास
छइयों फ्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे कैसे जुड़े हैं, क्या इनके पास एंगल है, आपको मालूम है। एक इंपॉर्टेंट बात दूसरी और आपको याद रखना है, यहाँ जो आर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन से हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों के दोनों आर्बिटल एक्सियल आर्बिटल हैं। कोई दिक्कत, बहुत कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ, आप इन प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि अब आप बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन को समझते समझते यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। इस तरह से बॉन्ड एंगल में आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं, अलग अलग बॉन्ड एंगल में क्या सिचुएशन मिलेगा ये भी आप देख सकते हैं, कहाँ हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये भी समझ सकते हैं। भैया O2 यहाँ इसको संकरण की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब प्योर पी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा। यहाँ आप देख लीजिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ होगा, आपको एग्जांपल पता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जहां 120 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आप समझ ही गए होंगे। 33% यस और 66% समथिंग आपका वो, ये समझ लीजिए। सल्फर में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, हमने यहाँ पर टिक भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं और आप समझ भी जाएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारी यात्रा जो होती है वो होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन से। कोई दिक्कत नहीं है। कितने ऑर्बिटल, एक यस, 3p और 3d, टोटल 7 न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और सातों जो न्यू ऑर्बिटल मिलेंगे वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने के लिए, तो 5 ऑर्बिटल तो इस तरह से ऐसे अरेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत, और 2 ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये शेप आपका दिखेगा। कोई दिक्कत, अभी आपको इसका शेप दिखा देते हैं और आप समझ जाएंगे। अब आप देख लीजिए कौन सा एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज योर IF7। IF7 आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन हैलोजन फैमिली का है, एटॉमिक नंबर 53 है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद में जो आपको मिलेगा 5s2 5p 5 और 5d 0। यहां तक कि अगर आप यात्रा करके पहुंच गए हैं तो आपको मालूम है यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, स्पिन आप अपोजिट अपने आप में समझ लीजिएगा, डी ऑर्बिटल इसका 0 है। यहां से कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, केवल एक, कितने फ्लोरीन जोड़ना है, 7, इसका मतलब आयोडीन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब कैसे संभव है, ये ऐसे संभव है कि फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट करे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाए। यानी आयोडीन का अगर हम एक्साइटेशन करवाते हैं मेरे दोस्त, तो आपका देखिए 5s के 2 इलेक्ट्रॉन, 5s में 5 इलेक्ट्रॉन है, हम ऐसे डायरेक्ट भर देते क्योंकि आपको मालूम हो गया हूंड रूल क्या है, और 5d 5 ऑर्बिटल, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक यहां से ले जाइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां से भी ले जाइए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और यहां से ले जाइए थर्ड एक्साइटेड, यानी ये आपका फर्स्ट ES है, ये आपका सेकेंड ES है, ये आपका थर्ड ES है, और जब आप तीनों एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो आपके पास हो जाएगा S के पास एक इलेक्ट्रॉन, P के पास एक एक इलेक्ट्रॉन करके सिंगली फील्ड 3, और डी में भी आपको मिल जाएगा 3 ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे सिंगली फील्ड, और ये सिचुएशन आपको मिलेगी। ये सिचुएशन आप यहाँ देख लेंगे और समझ जाएंगे। अब आप समझ ही चुके होंगे 7 ऑर्बिटल हो गए, और 7 ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद में कौन सा संकरण, sp3d3 संकरण, जो कक्षक बनेंगे कितने, 7 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। सातों का नाम क्या होगा, सातों का जो नाम होगा 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। इनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होगा, 5 तो एक साथ प्लेन में हो जाएंगे, और एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, बेस है पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर की और एक पिरामिड नीचे की, द्विपिरामिड बनेगा, तो बाई पिरामिडल, इस तरह से इसका शेप हो जाएगा। PBP शॉर्टकट में बोलेंगे, हिंदी में बोलना है, हिंदी में बोलना पड़ेगा तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय
इस तरह का ये शेप बनाएगा और शेप बनाने के बाद मेरे दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे और समझने के बाद फिर आप बताइएगा। तो अगला शेप आपका ये हुआ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर दूसरी बात आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है इसमें, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तीन ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में। इसका शेप कुछ इस तरह से मिलेगा, पांच आपके इस तरह से दिखेंगे। इनके बीच का एंगल कितना है, 72 डिग्री है। और ये जो टॉप वाले हैं इनका एंगल क्या है, 90। इस तरह से आपने देख लिया। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं तो पांच ऑर्बिटल इस तरह से प्लेन में होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से मेरे दोस्तों हमने sp हाइब्रिडाइजेशन से लेकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिटेल में समझा है। डिटेल में समझते हुए हमने सबके हाइब्रिडाइजेशन और सब में कौन कौन से ऑर्बिटल हमने इन्वॉल्व किया है, इन सारी बातों को समझते हुए हम यहाँ तक की यात्रा कर लिए हैं। अगर आप इतनी यात्रा ध्यानपूर्वक और पूरे कॉपी पेन के साथ मजे के साथ आपने पढ़ा होगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारे हाइब्रिडाइजेशन आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, आपको समझ में आया, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को समझाइए, बुझाइए, बताइए, इसको फैलाइए। आज के इस सेशन में आप हमारे साथ इतनी देर तक की यात्रा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।